And don't you think our reservation policy has already accomplished what it has set out to do, and is it still needed? For 1,000 years, some people got socially disadvantaged, seriously disadvantaged. I stand in support of the Women's Reservation Bill. रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट ये आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जहाँ पर इनके 5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनका मोटिव क्या है? इनका सिंपल सा कहना है कि इंडिया में रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं क्या इंडिया में रिजर्वेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, एंड एक्चुअल में क्या इंडिया में रिजर्वेशन का क्या स्टेटस है, और क्या आज के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया है या फिर आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को हमको मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम देखें, थोड़ा पीछे जाते हैं टाइम में, थोड़ा पूना बैक के टाइम पे। इस टाइम पे क्या चल रहा था? इस टाइम पर हमारे जो राम से मैकडोनल्ड थे वो प्रपोज करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्लॉज, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाए। अब आप बोलोगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है ऐसे वोटिंग के राइट्स जिसमें, जैसे अगर आप दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड आपका कोई पर्सन इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो सिर्फ दलित लोग ही उसके लिए वोट करेंगे। ओके, सो B.R. अम्बेडकर के पास से ऑफर आता है एंड B.R. अम्बेडकर कर देते हैं उसको एक्सेप्ट, क्योंकि B.R. अम्बेडकर एडवोकेट ही करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। जिसको सुन के महात्मा गांधी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं एंड वो बिलीव करते हैं कि इसके थ्रू जो हिंदू सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाएगी। किस में डिवाइड हो जाएगी? अपर क्लास एंड लोअर क्लासेस में, जहाँ पर अपर क्लास जो होगी वो अपने लोगों के लिए वोट करेगी एंड लोअर क्लास जो होगी अपने लोगों के लिए वोट करेगी। तो महात्मा गांधी एक हंगर स्ट्राइक के ऊपर चले जाते हैं एंड B.R. अम्बेडकर को कुछ टाइम बाद उनकी बात माननी पड़ती है एंड साइन होता है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट से क्या होता है? पूना पैक्ट का डिसीजन निकल के आता है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है या फिर जिसको महात्मा गांधी हरिजन्स कहते हैं, उस क्लास के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग से सीट्स रिजर्व हुआ करेगी। एंड यहीं से शुरुआत होती है रिजर्वेशन की, जहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन की तरह निकल के आया, जहाँ पर हम सोशल रिप्रेजेंटेशन का रोल देखते हैं एंड ना कि कोई इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम की तरह देखते हैं, जहाँ पर हम डिप्रेस्ड क्लास को प्रमोट करते हैं कि वो अच्छे से और इंटीग्रेट कर पाए अपने जो अपर क्लासेस हैं बाकी सारे लोग हैं उनके साथ, ना कि वो अपने इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से इंटीग्रेट कर पाए। थोड़ा कहानी में अगर आगे बढ़े तो 1950 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ एंड उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फ्रेमर कौन थे? वो थे B.R. अम्बेडकर। तो उन्होंने 2 क्लॉज ऐड करे, आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16(4), जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एंड उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन लिया जा सकता है। सिमिलरली 16(4) जो है वो डायरेक्टली सेम चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो यहाँ पर हमारी शुरुआत होती है रिजर्वेशन की। अब क्या ये रिजर्वेशन इतने में सीमित रहेगी? वो आगे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट होगी उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह होगी, उनका सबके अंदर भी रिजर्वेशन चाहिए, बट उसके अंदर एक क्लॉज होता है जिसमें वो सिर्फ 10 ईयर्स की लिमिट के लिए होता है एंड बाद में वो एक्सटेंड होता जाता है। तो आर्टिकल 334 जो था वो इस बारे में बात करता था। तो अब हमने 2 चीज़ें समझी, आर्टिकल 334 जो शुरू में 10 ईयर के लिए अप्लाई हुआ था एंड आर्टिकल 15(4) और 16(4) जिसके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट नहीं थी। थोड़ा और अगर कहानी में आगे बढ़े तो हम देखते हैं आर्टिकल अमेंडमेंट 103rd अमेंडमेंट एंड 106th अमेंडमेंट, जिसमें हम वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, जिसको हम नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में था अगर आपने नोटिस करा हो, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं 33% रिजर्वेशन वुमेंस के लिए इन लेजिस्लेटिव सीट, जिसमें जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो एलेज कर रही थी कि जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उन्होंने वो बिल पास नहीं दिया, ठीक है, जबकि वो एक सेपरेट बिल था एंड ये एक सेपरेट अमेंडमेंट है। ओके, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) भी ऐड हुए। आर्टिकल 15(6) और 16(6) का कहते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारा EWS कोटा है वो भी ऐड होना चाहिए। अब आप बोलोगे EWS कोटा क्या है? EWS कोटा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए, जो कि ना OBC ना SC ST ना किसी अदर कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो लोग यहाँ से रिजर्वेशन ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 10% कोटा जो होगा वो इनके लिए रिजर्व होगा। एंड यहाँ से शुरुआत होती है जहाँ हमने ऊपर देखा
कि रिजर्वेशन जो है बस एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन या फिर सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए था, अब वो एक इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम बन चुका है, जहाँ पर जो अलग अलग कम्युनिटीज़ है, जो लाइक हिस्टोरिकली हम जिनको अपर क्लासेस मानते थे, अब उनके भी मेंबर्स जो है वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने लग गए। तो अगर आगे बढ़े तो अब आगे क्या है, अब आगे यही निकल के आया कि कास्ट बायस से अब क्या हो चुका है, वो एक इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर जा चुकी है चीज़। जहाँ पर हम पहले देखने को मिलता था जो हमारे लोअर सेक्शंस होते थे या फिर जो हमारे हरिजन्स जिनको गांधी जी बोलते थे, उन सेक्शंस के लिए था, बल्कि अब वो हर सेक्शन के लिए है। तो जब यहाँ पर हर सेक्शन के लिए आ गया तो सबसे पहली बात करप्शन का स्कोप बढ़ गया, है ना, और जो है लाइक जो हमारा नेपोटिज्म हो गया, इन सब के केसेस बढ़ गए, ठीक है। तो अगर हम इसका रिजर्वेशन का ब्रेकडाउन देखें तो 97% जो कोटा बेनिफिट है वो सिर्फ 25% ऑफ पॉपुलेशन के पास जाते हैं ओबीसी कैटेगरी में, एंड इसके अलावा जो 75% बेनिफिट है उसमें से भी 37% जो कास्ट है या कम्युनिटीज़ है उनके पास 0% बेनिफिट जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस समय हालत क्या है, इस समय हो क्या रहा है, इस समय कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रही है, ठीक है, कि जो 25% कम्युनिटीज़ है इन्हीं के पास सारी रिजर्वेशन की पावर आ रही है, क्योंकि इन्हीं के पास यही इतने वेल ऑफ है कि ये रिजर्वेशन का फ़ायदा भी उठा पाए, या फिर कोई रिसोर्स अगर उनको फ्री में मिल रहा है तो उसका भी बेनिफिट उठा पाए। सेम चीज़ अगर हम आगे देखें तो अब आपको लगेगा जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर ऐसी बात है तो भाई ये कर दो कि लाइक जो बाकी 75% कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो यही हुआ देवेंद्र सिंह लैंडमार्क रूलिंग में, जहाँ पर 7 जजेस की एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पर सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए SC/ST कैटेगरीज़ का। अब ये कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है वो तो कुछ टाइम में पता चलेगा, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब अगेन नेक्स्ट चीज़, क्या प्रेजेंट टाइम में डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बताने की कोशिश करूँ, मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब होता है जो आपके लोकल एरियाज़ में या फिर आप हाईवे पे कभी जाते हो साइड में अगर देखते हो तो जो नाले वगैरह होते हैं उनके अंदर लोग उतर के उनको साफ़ करते हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, ग्लव्स के, हेलमेट के, बिना किसी चीज़ के, उसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो अगर आप डेटा देखो तो 97.25% जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं वो बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी से, ठीक। तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली देख सकते हो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर दूसरा बताओ वेल्थ इनइक्वालिटी, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया डेट इन्वेस्टमेंट सर्वे जो है हमारा हुआ था, जिसमें हमको पता चला कि अपर कास्ट जो है वो 55% ऑफ वेल्थ को जो है वो होल्ड करती है, ठीक है, एंड जो SC कैटेगरी है वो सिर्फ 5% एंड ST कैटेगरी है वो सिर्फ 4.3%। अब आप बोलोगे इससे क्या हो गया? इससे होता ये है, ये वेल्थ इनइक्वालिटी को शो करता है, ये वेल्थ कंसंट्रेशन को शो करता है, जो कि हमारे DPSP में साफ साफ लिखा हुआ है कि वेल्थ कंसंट्रेशन, स्टेट को वेल्थ कंसंट्रेशन को अवॉइड करना चाहिए। अगली चीज़ अगर हम देखें, NSSO सर्वे कहता है कि 70% ऑफ SC रूरल हाउसेज जो है उनके पास या तो 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है या तो ज़मीन है ही नहीं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है लैंडलेसनेस, ठीक है, कि उनको रेंट देकर एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करना पड़ता है, या फिर जो भी बिज़नेस करना है उसके लिए उनको खुद से पैसे डालने पड़ेंगे, जहाँ पर उनको कहीं और वर्क करके पहले पैसे कमाओ, उसके बाद कुछ और काम कर पाओगे आप। एंड अगर आप बोलोगे कि यार ये सब बातें तो ठीक है, बट वुमेन तो सारी लाइक हमारे अभी इक्वल है, जेंडर इक्वलिटी तो आ चुकी है, तो एक डेटा और देखते हैं। आज के टाइम पे जो वुमेन जजेस है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में वो सिर्फ 2 है, ठीक है, एंड आज तक जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेके अब तक सिर्फ 11 वुमेन्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन पाई हैं। तो आपको क्या लगता है कि वुमेन इतनी कैपेबल नहीं है कि वो जज बन पाए सुप्रीम कोर्ट की, या फिर कुछ तो रीज़न होगा ना कि वो नहीं बन पा रही जज, ठीक है। तो यही होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन कि जहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी, कि वुमेन इतनी पीछे क्यों है। अगर आज के टाइम पे जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो उनमें से बस 2 वुमेन है, तो बाकी मेन भी तो आ रहे हैं ना, तो वुमेन क्यों नहीं आ रही? अगर फर्स्ट हम वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज की बात करें तो वो 1989 में बनी जाके, एंड आज तक कोई भी एक वुमेन CJ नहीं बन पाई इंडिया में। तो वही बात है कि इतने साल हो गए, अब तक भी हम सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो अब कैसे कह सकते हो कि रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो ये जो मूवमेंट चल रहा है इसका बेटर जो सोल्यूशन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, रिजर्वेशन सुधारो ना कि रिजर्वेशन हटाओ, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन लाइक जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो चुका है, या फिर एक और मूवमेंट भी इस टाइम पे चल रहा है, कास्ट सिस्टम लाइक हटाओ, कास्ट हटाओ, ठीक है। अगर आप उसको सपोर्ट करते हो कास्ट सिस्टम को तो वेल ऑफ, क्योंकि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। कास्ट सिस्टम की अगर वो हटेगा तो रिजर्वेशन खुद हट जाएगा। बट ये लाइक
वही बात है कि रिजर्वेशन सुधारो होना चाहिए, रिजर्वेशन हटाओ नहीं, क्योंकि ये एक बायस चीज़ हो गई। ये एक बस अपर कास्ट को और ज़्यादा पावर दे देगा लोअर कास्ट के लिए, ठीक है। तो वही कि हटाओ होना चाहिए ना, मतलब सुधारो होना चाहिए ना कि हटाओ। इसके अलावा सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कास्ट की, एंड जो AWS कोटा है उसमें बेटर जो रिफॉर्म्स हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, उनको लाइक स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि कोई उसका गलत फ़ायदा ना उठा पाए। तो यही था आज की वीडियो में। आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, क्या आपको लगता है रिजर्वेशन एंड करने से डिस्क्रिमिनेशन भी एंड हो जाएगा? तो आप कमेंट से ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोज़ के लिए।